ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द यूनिक एलिमेंट और हमने देखा था दो लूप्स मौजूद थी, लेकिन और इसकी जो है वो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी यस बिग ऑफ एन स्क्वायर है, बिकॉज जो सेकंड वाली लूप है विच इज नेस्टेड इन द फर्स्ट लूप और वो खुद इटसेल्फ एन टाइम्स चल रही है, और बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लूप वो जो है वो हर आइटरेशन में जो है वो एन टाइम्स चलेगी, सो दैट्स व्हाई वी हैव एन स्क्वायर एंड आई होप इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बार बार ये तस्करा कर रहा हूँ बिकॉज हम जो है वो अपनी क्लासेस को वाइंड अप करने जा रहे हैं और सारे अपने जो है वो कोर्स को आखिर में हम समराइज करने जा रहे हैं। सो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपने ये इस बात के कतई नजर होते हुए कि मैं कह रहा हूँ कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको बात पता है, नहीं पता है, तो वी कैन डिस्कस और मैं उस पर ओपनली डिस्कस करना चाहूंगा सो दैट प्रॉब्लम हल हो जाए हमारे। Okay, so but here is another interesting thing which is this return statement। और ये किसी भी वक्त कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये जो है वो रिटर्न कर जाएगा। सो कैन एनीवन टेल मी कि इस कोड की सॉरी कैन एनीवन टेल मी कि इस कोड की जो है वो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी यानी बिग ओमेगा क्या होगी मेरे पास? यस, एनीवन? बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O of 1 रहा कह रहे हैं। Okay, anyone else? Big O of n, okay. कम से कम ये कहने big O of n times चलेगा। Alright, so I just want कि हमें जो है इस तरह की चीजें मिलें so that जो है हमारे problems और concepts जो है वो बिल्कुल clear हो जाए। दानिश big O of n, एहसन इकबाल big O of n square, okay. आप सब लोग मुझे privately मैसेज कर रहे हैं, क्या मैंने restriction लगा दी क्या आप लोगों के साथ? ऑप्शन लगी हुई है सर। जी सर। अच्छा, ओके ओके, वो लास्ट टाइम जो है वो एक क्लास में कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो अगर ये प्रॉब्लम कर रही है तो मैं रिस्ट्रिक्शन हटा सकता हूँ, और अगर नहीं है तो ओके, बट आई वांट कि जो है आप सबकी बातें आप सबको जो है वो मालूम हो जाया करें। ओके, सो अहमद अली कहने लगे यस कुछ प्रॉब्लम क्लासेस में प्रॉब्लम है, या लेकिन होपफुली आपकी क्लास में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस को लूज कर सकते हैं। इफ यू फाउंड एनी प्रॉब्लम तो फिर हम उसको वापस रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। ओके, सो एन स्क्वायर बिग O ऑफ एन, हम बारी बारी सबके बातों को डिस्कस कर लेते हैं और मैं वॉइस पे आप लोगों को जो है वो चाहूंगा कि आप लोग बात करें। रवा कह रहे हैं कि कांस्टेंट होगी, रवा से थोड़ी देर बाद हम जो है वो इनके जवाब लेते हैं। दानिश ने कहा बिग O ऑफ एन। दानिश वाई बिग O ऑफ एन? मैंने कहा कम तो एन स्क्वायर होगा, तो आप कह रहे हैं एन नहीं होगा? एन स्क्वायर लगेगा क्योंकि दो फॉर के लूप है, एक एन उसका हो गया और फिर दूसरा फॉर का लूप है ठीक है, आप कौन दानिश बात कर रहे हैं? जी दानिश हो गया। अच्छा दानिश, आपने इससे पहले एन कहा था, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि एन स्क्वायर होगा, एन नहीं होगा, राइट? यस सर यस सर। बट वी वर आस्किंग कि इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी तो ठीक है एन स्क्वायर होगी, हम सब ने इसके ऊपर बात की। मैंने कहा बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इस कोड की क्या होगी? एन होगी सर। ओके, तलहा कह रहे हैं एन होगी। दानिश आप क्या कहते हैं, बेस्ट केस में कितनी दफा चलेगा ये? एन दफा तो चलेगा कम से कम। एन दफा चलेगा, नहीं ये किसी केस में आप लोगों के ख्याल में ये एन से कम टाइम नहीं चल सकती? नहीं चल सकता। ओके, लेट मी आंसर। ओके, या आप लोग ही एक आंसर दें मुझे। अगर फॉर इंस्टेंस ये पहली आई की आइट्रेशन है, और आई की वैल्यू जिस वक्त 0 है उस वक्त फिर ये जे की आइट्रेशन पे गया और उस वक्त ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ए ऑफ आई और ए ऑफ जे जो है वो ट्रू हो गया, तो फिर अगला काम क्या करेगा ये कोड? ये तो फॉल्स रिटर्न करके खामोशी से बैठ जाएगा और कोड आगे चलना ही नहीं वाला। अगर रिटर्न कर देता है एक दफा कोड कोई चीज तो अगली इटरेशंस तो नहीं होती, वो तो रिटर्न कर दिया ये उसने, वो 2D एंड एरे हो है। गया। ये 2D एरे
तो नहीं है, एरे तो वन डायमेंशनल है, लेकिन हम एक्सेस इसको जो है वो टू डायमेंशनली करने, यानी फॉर ईच एलिमेंट हम पूरी एरे को आइटरेट कर रहे हैं। एक्चुअली नॉट 2D एरे, एरे तो वन डायमेंशनल ही है, लेकिन जो है हम उसको आइटरेट, ठीक है, जिस तरह टू डायमेंशनल एरे को हम आइटरेट करते हैं उसी तरह करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ इस पर्टिकुलर कोड का जो है वो कम से कम टाइम, यानी बिग ओमेगा जो है वो क्या होगा, कम से कम कितने टाइम में ये चलेगा। ज्यादा तो बिग ऑफ एन स्क्वायर है, हमने इसके ऊपर बात कर ली और आप सभी इसके ऊपर एग्री कर रहे हैं। कम सर से 1 कम लग कितनी रहा है। दफा 1 लग रहा है? अच्छा, अब ये लगना नहीं चाहिए, अब ये अब आप लोग ना, बिकॉज वी आर एंडिंग द कोर्स, हमें इन बातों पे ना श्योर होना चाहिए। सर सो बेसिकली देखें, कम से कम भी ये 2 फॉर के लूप तो चलाएगा ना, तो एन स्क्वायर ही रहेगा, मतलब नहीं नहीं, वर्स्ट दो फॉर के, देखो एन स्क्वायर तो तब होता है जब ये पूरे पूरे फॉर लूप चलते हैं। फॉर लूप की पहली आइट्रेशन चली, दूसरे वाली लूप फॉर लूप की भी सिर्फ पहली आइट्रेशन चली, और ये इफ का चेक ट्रू हो गया और मेरे पास जो है वो कोड ने रिटर्न कर दिया, राइट? सर तब भी एन स्क्वायर नहीं हुआ एक तरह से। सो एक वी तरीके से कैन, ये चेक करें कि एक तो ये दफा रिटर्न फॉल्स का मतलब है कि मतलब एग्जिट डू भी एग्जिट दोनों। बिल्कुल, रिटर्न जब हम जानते हैं किसी भी रिटर्न स्टेटमेंट होता है, रिटर्न का मतलब क्या होता है कि उस मेथड से, उस फंक्शन से बाहर आ जाओ। यानी आपने रिटर्न स्टेटमेंट शायद हाई जी, लेवल लैंग्वेज में तो कहीं 1 हो सकता इस्तेमाल है किया सर। हो, तो इसका मतलब ये कि ये कांस्टेंट टाइम में, ठीक है, ब्रेक एक लूप से बाहर होता है, यस जरियाब, और रिटर्न का मतलब ये है कि उस मेथड से ही बाहर हो जाएगा। ये मेरे पास एक मेथड था व्हिच इज यूनिक एलिमेंट, तो अगर रिटर्न स्टेटमेंट इस मेथड को कहीं मिल गया तो यानी मैंने किसी पर्टिकुलर अपने मेन लूप के अंदर एक यूनिक एलिमेंट को जो है मैंने कॉल किया, इस यूनिक एलिमेंट को कॉल किया, उसको जहां रिटर्न स्टेटमेंट मिला है तो इस यूनिक एलिमेंट से बाहर ही आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये कांस्टेंट टाइम में जो है, कम से कम टाइम इसका कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो पहली आइटरेशन में या दूसरी आइटरेशन में, ये चंद कांस्टेंट आइटरेशंस के बाद जो है वो जो है उसको ये रिटर्न स्टेटमेंट मिल जाता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा टाइम कब लगेगा कि जब ये जो है वो एलिमेंट सारे के सारे यूनिक होंगे, तो ये सारी लूप्स चलेंगी, दोनों लूप्स पूरी पूरी चलेंगी, हर आई की आइटरेशन पे जे के ऊपर पूरी लूप चलेगी, पूरी एरे के ऊपर ये आइटरेट करेगा, एंड देन इट विल रिटर्न की जो है। सो वी कैन से कि इस कोड की जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन स्क्वायर है, और बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कुछ कांस्टेंट टाइम होगी, राइट? सो वी हैव द वर्स्ट एंड बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटीज। जब हमारे पास इस किस्म का केस होता है कि जब हमारे पास कोड जो है वो डेफिनेट टाइम नहीं चल रहा होता, जैसे इस दफा यहाँ पे ये डेफिनेट हो, अगर ये इफ का चेक ट्रू हो जाता है तो ये कोड बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब हमेशा डेफिनेट आइटरेशन नहीं कि हमेशा एन स्क्वायर ही आइटरेशन होंगी। हमने अब कहना है कि ज्यादा से ज्यादा इतनी आइटरेशन और कम से कम इतनी आइटरेशन होंगी, राइट? ये बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर क्यों है, या बिग ओमेगा ऑफ 1 क्यों है? अगर किसी का इसमें सवाल है तो हम इसको स्टिल डिस्कस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, प्रोग्रामिंग वाले रिटर्न है जरिया भी सर, डॉटेड दानिश, ओके। Okay. नहीं, बिग ओ या बिग ओमेगा नहीं, जब आपसे कहा जाएगी एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी किसी कोड की रवा कैलकुलेट करें, तो हम क्या काम करेंगे, उसकी एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। जैसे इस पर्टिकुलर कोड में मेरे पास क्या था, हमारे पास डेफिनेट लूप मौजूद थी कि इसने बहरहाल जो है वो चाहे इफ का चेक ये ट्रू होता या फॉल्स होता, इसने एन टाइम्स ही चलना था, तो आई मस्ट राइट इट इज बिग थीटा ऑफ एन। इसकी एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इट इज बिग थीटा ऑफ एन, विच इज रिप्रेजेंटिंग कि इसकी बेस्ट केस और वर्स्ट केस दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो बराबर है, राइट? लेकिन फॉर द नेक्स्ट पर्टिकुलर कोड जो अभी हमने देखा, इसके लिए अगर मुझे इसकी एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने जाए तो मुझे अब दो कॉम्प्लेक्सिटी देनी पड़ेगी, वर्स्ट केस और बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटीज। सो फिर मैं बताऊंगा जी, वर्स्ट केस में ये एन स्क्वायर और बेस्ट केस में जो है कांस्टेंट एंड, सर ऑल्दो। जी जी रोहा। सर मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ कि टोटल रनिंग टाइम जो है ना वो किस तरह निकला। इसमें तो बहुत आसान है क्योंकि ये चलेगा ही बिग ऑफ एंड तक। अब ये जो दूसरा वाला है ये कभी भी वो कांस्टेंट पे भी एग्जिट हो सकता है, तो इसकी हम जो टोटल रनिंग टाइम है ना वो जो कांस्टेंट्स के साथ निकालते हैं वो इक्वेशन किस तरह बनेगी, बस ये पूछ रहा हूँ। ओके ओके ओके, ये कह रहे हैं कि फॉर्मल रनिंग टाइम की मैं बात करूं तो फिर हम उसी तरह से बात करेंगे
कि मैंने क्या किया कि जी पहली लाइन की cos C1, फिर दूसरी लाइन की cos C2, C3 और C4, टोटल जो है मेरे पास 4 लाइन मौजूद है। पहली लाइन कितनी दफा चलेगी, अब मैं दो कॉम्प्लेक्सिटीज निकालूंगा, फॉर वर्स्ट केस और दूसरी निकालूंगा फॉर बेस्ट केस, राइट। सो फॉर वर्स्ट केस पहली लाइन जो है वो एन टाइम चलेगी, और फॉर बेस्ट केस क्या है, ये पहली आइटरेशन में ये बात ट्रू हो जाए तो ये एक दफा चलेगी, राइट। सिमिलरली फॉर वर्स्ट केस सेकेंड लाइन जो है वो फिर से मेरे पास एन टाइम्स चलेगी, और बेस्ट केस में सिर्फ एक दफा चलेगी। तो और थर्ड लाइन तो बहरहाल चाहे वर्स्ट केस हो चाहे बेस्ट केस हो, दोनों में एक एक दफा ही चलनी है ये। और नहीं, एक एक दफा नहीं चलनी, बेस्ट केस में ये एक दफा चलेगी, और वर्स्ट केस में ये होगा कि इफ का चेक कभी भी ट्रू ना हो तो ये 0 दफा चलेगी। और अगर वर्स्ट केस होगा इफ का चेक ट्रू नहीं होगा तो इसका मतलब है ये रिटर्न ट्रू करेगा तो ये वाली लाइन एक दफा चलेगी। बहरहाल उसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये C3 0 दफा चलेगी, और इस वाले केस में जो है वो बेस्ट केस में जो है C4, यानी ट्रू नहीं होगा बेस्ट केस में तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। So we have this best case complexity जिसका हमें सम करना है C1 into 1, C2 into 1, C3 into 1, और सम अब क्या हो जाएगा C1 plus C2 plus C3, that is another constant, so that's why we are saying कि it's big omega of 1। अगर हम इसको asymptotic में कन्वर्ट करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा C1 plus C2 plus C3। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास C1 into n plus C2 into n और plus C4 into 1 which is C4 just, so इनको जो है मुझे इसके लिए नॉट n, इट्स n into n, C2 की अगर मैं बात करूं तो वो n टाइम तो पहले लाइक में चेक तो नेक्स्ट टाइम करेगा, वर्स्ट केस में नहीं। जरिया मैं आपकी बात समझ नहीं सका, आपने क्या लिखा है, चेक तो n into n टाइम करेगा वर्स्ट केस में, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है जरिया, वर्स्ट केस में बिल्कुल n into n टाइम्स होगा। चेक अच्छा ओके हाँ यस, वर्स्ट केस में चेक ये वाली लाइन तो चलेगी, रिटर्न का स्टेटमेंट नहीं चलेगा, एक्चुअली वो रिटर्न का स्टेटमेंट उसमें भी लिखा हुआ है, सो हम रिटर्न के स्टेटमेंट को एक नई लाइन भी कंसिडर कर सकते हैं। सो यस चेक तो करेगा हर दफा, रिटर्न वो सिर्फ एक दफा। अच्छा सर, फिर अगर ये जो इफ है इसके अंदर वो एंड गेट वगैरह भी लगते हैं ना, तो ऐसा कोई आ जाए कि मतलब वो भी लगे हुए हो तो फिर उसको करने की क्या तरीका होता है, मतलब इफ को फिर कैसे करेंगे? देखिए हमने सारे केसेस सॉल्व नहीं करने होते, हमने ये बात शुरू से कर रहे हैं कि जब हमारे पास लूप्स इनडेफिनिट होती हैं, हमें नहीं पता होता कि ये काम कितनी दफा होगा, तो हम दो किस्म के एनालिसिस करते हैं, द वन इज वर्स्ट केस एनालिसिस एंड द अदर इज बेस्ट केस एनालिसिस, तो ताकि हमें दोनों एक्सट्रीम्स पता चल जाए। सही है तो सर, ठीक मैं ये है। देखूंगा चाहे वो एक कंडीशन हो, दो हो, तीन हो, उनको मिला के कम से कम कितनी दफा चलेगी और ज्यादा से ज्यादा कितनी दफा चलेगा, राइट। ठीक ओके है सर, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव अनदर, असल में हमारे पास कुछ आउटलाइन में कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो मैं चाह रहा हूँ वो जैसे वो नाम लिखे हुए थे हमने उनको वैसे डिस्कस नहीं किया था, तो वो एक दफा वैसे डिस्कस भी हो जाए, हमारे पास हमारी चीज समराइज हो जाए। तो मैक्स एलिमेंट और एलिमेंट यूनिकनेस प्रॉब्लम और जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये सारे वो हमारी आउटलाइन के अंदर ये नाम मौजूद है, ऑल्दो हमने उस तरह से एनालिसिस शुरू से स्टार्ट नहीं किया, हमने सॉर्टिंग को बेस बना के किया। तो आई वांट कि ये एल्गोरिथम्स भी साथ साथ कवर हो जाए और हमारी चीजें भी समराइज हो जाए, सो दैट हम जो है वो अपने आउटलाइन के हिसाब से जो है बिल्कुल जो है उसको फॉलो कर रहे हो। नेक्स्ट वी हैव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, होपफुली आप लोगों ने पहले भी ये कहीं ना कहीं सॉल्व किया होगा, एक दफा शायद मैंने इस कोड की आपको जो है क्विज में किसी एक आईडी में दिया था, हो सकता है आपकी क्लास में दिया हो या किसी और आईडी में, मैंने क्विज में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड दिया था और उसको जो है उसकी आपको कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने को कहा गया था। सो रिमेंबर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता था, एक रो को पूरे इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता था, फिर इस रो को इस कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से, और साथ में इनको जो है हमें सम अप करना होता था। जैसा कि यहाँ पे मुझे ये इक्वेशन नजर भी आ रही है कि मेरे पास जो सी सम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला मैट्रिक्स बनेगा उसके अंदर क्या होगा, ए आई जीरो को B0J से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यानी इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से, इसके सेकंड एलिमेंट को इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट से,
और फिर इस थर्ड एलिमेंट और फिर इन सबको जो है वो मैं सम अप करता जाऊंगा तो पहली रो बन जाएगी। अगर ये पहली रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा इसकी पहली रो, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी सेकंड रो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हम ये बात जो है वो फ्रॉम क्लास मैट्रिक ये जानते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती कैसे, और इसको एल्गोरिथम्स की फॉर्म में और इसको इम्प्लीमेंट भी हमने पीएफ के बाद से लेके कहीं ना कहीं जो है वो इम्प्लीमेंट किया होगा। सो आई कैन एक्सपेक्ट यू फ्रॉम ऑल, यू मे ऑल नो दैट के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें जो है फिर 3 नेस्टेड लूप्स का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, 3 नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर मैं ये कंसिडर करूं कि मेरे पास सारे मैट्रिक्स जो हैं वो n क्रॉस n के हैं, यानी a भी n क्रॉस n का है और b भी n क्रॉस n का है, तो फिर मैं इसको इन जनरल चला सकता हूँ। और अगर n क्रॉस n नहीं है, जैसे कि हमने क्विज में आपसे लिया था, एक का ऑर्डर डिफरेंट था, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट था, तो पहले वो ऑर्डर चेक करता था और फिर अगर ऑर्डर मिसमैच होते तो वो रिटर्न फॉल्स कर देता था। उस वक्त उसकी जो है वो वर्स्ट बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होती थी, और अगर ऐसा नहीं होता तो वर्स्ट केस के अंदर वो मल्टीप्लाई करता था, और मल्टीप्लाई करने के अंदर हमारे पास 3 नेस्टेड लूप्स लगी हुई थी, तो उनके जो भी ऑर्डर थे हमें अकॉर्डिंगली उसके लिए इसके तहत उसको कैलकुलेट करना होता था। सो नाउ हमारे पास जो है वो ऑर्डर वी आर कंसिडरिंग के n क्रॉस n है इन दोनों मैट्रिसेस का, a और b का। सो मेरे पास एक लूप चल रही है फॉर i इक्वल्स टू 0 से लेके n-1 तक, फिर एक और j पे लूप चली और उसमें क्या काम किया इसने जो है वो पहले तो इनिशियलाइज करा दिया सारे मैट्रिसेस को, यानी एक C मैट्रिक्स बनाया इस ऑर्डर का n क्रॉस n का और उसको 0 से इनिशियलाइज करा दिया। उसके बाद यहाँ पे अब वो सम अप हो रहा है, यानी थर्ड लूप चल रही है, क्योंकि मेरे पास क्या होना है हर रो के लिए हर कॉलम, हर रो के लिए हर कॉलम पे चलना है। तो एक रो एक कॉलम के लिए 2 नेस्टेड लूप चाहिए थी मुझे, अब ये फिर हर रो के लिए चलना है तो n टोटल रो है, तो इसलिए मेरे पास जो है वो 3 नेस्टेड लूप्स आएंगी। और जो है मेरे पास कुछ इस किस्म का केस काफी जो है वो जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमें सम अप करना होता था a ऑफ i के इनटू b ऑफ k j, और फिर उसको जो सम अप कर लेते, तो ये काम यानी ये i k j इसके अंदर जो इंडेक्सेस हैं वो कैसे लिखे हुए हैं मैं उसके बाद मजीद डिस्कशन नहीं करना चाह रहा, बिकॉज ये काम आपने पीएफ से लेकर कई दफा किया होगा। आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि इसकी जो है वो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बस आप मुझे ये बता दीजिए। ये दोनों सवालों के आपने जवाब देने, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एंड नाउ यू नीड टू एक्सप्लेन योर आंसर एज वेल कि आप अगर ये कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। ओके बेस्ट केस 1, वर्स्ट केस रोज इनटू कॉलम इनटू रोज, ठीक है। वी आर कंसीडरिंग ये दोनों मैट्रिसेस n इनटू n के हैं, तो इसका मतलब है रोज कॉलम्स और दोनों की रोज कॉलम्स n है मेरे पास। सो n क्यूब n क्यूब n क्यूब, ठीक है। तलहा ये जो आप n क्यूब कह रहे हैं और दानिश ये जो आप लोग n क्यूब कह रहे हैं, ये बेस्ट केस कह रहे हैं या वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए कह रहे हैं? और अरसलान आप भी वर्स्ट केस के लिए, तो बेस्ट केस के लिए फिर क्या होगी? तलहा दोनों के लिए कह रहे हैं, और राइट। सो एक्चुअली इस केस में यहाँ कहीं इस पर्टिकुलर सूडो कोड के हिसाब से अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर सूडो कोड के हिसाब से बात करूं, तो यहाँ कोई चेक नहीं लगा हुआ कि ये मैट्रिसेस को चेक करे क्या इनके रोज और कॉलम्स का साइज या मैट्रिसेस का साइज जो है वो अप्रोप्रिएट है फॉर मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज वी नो दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले की रोज दूसरे के कॉलम के बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने पहले ही कंडीशन रिलैक्स कर ली थी कि हम मैट्रिक्स देंगे ही वही वाले जिनके ऑर्डर सेम होंगे, यानी हम स्क्वायर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस, तो और वो जो सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, अगर 3x3 के मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूंगा 4x4 के, 5x5 के, 10x10 के, 10,000x10,000 के मैट्रिसेस को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। हमने पहले ये कंडीशन रिलैक्स कर ली थी कि ये दोनों मैट्रिसेस का जो साइज है वो n/n है। सो दैट्स व्हाई वी मस्ट राइट के for this particular pseudocode is big theta of n cube. This particular pseudocode is big theta of n cube because we have no check here. और हमने इस एल्गोरिथम को बनाया ही इस कंडीशन के तहत है कि हम इससे n क्रॉस n के मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराया करेंगे। हम जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस के अलावा मैट्रिसेस को इससे मल्टीप्लाई नहीं कराया करेंगे, बिकॉज वहां अगर ऑर्डर का मिसमैच हुआ तो ये तो मल्टीप्लाई करने बैठ जाएगा
इसके नतीजे में आंसर वो गलत बना देगा, जो कि मल्टीप्लाई का आंसर नहीं, राइट। सो इसमें बिग ओ ऑफ एन क्यूब भी है और बिग ओमेगा ऑफ एन क्यूब भी है। लेकिन जो आपको याद होगा हमने क्विज में देखा था, वो उसके अंदर एक चेक हमने लगाया हुआ था कि वो पहले ऑर्डर्स को चेक करता था, बिकॉज इट्स अ जनरलाइज्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड or pseudo code for that matrix multiplication. Right? Any question up till now? अगर एक 1x1 का मैट्रिक्स इनपुट किया जाए, ओके, सो 1x1 हमारे तो पास तब n तब क्यूब भी है, एन 1 क्यूब ही into 1 चलेगा वो। into 1, तब भी चलेगा तो n क्यूब ही, लेकिन अब n का साइज जो है वो 1 है, सो दैट वाज 1, 1 का क्यूब जो है वो एक ही आइटरेशन मेरे पास चलेगी, राइट। So we have this general plan for analyzing the time efficiency of non-recursive algorithms जो हमने देखा, और हम बिल्कुल अब एनालाइजिंग को अब समराइज कर रहे हैं। So हमारे पास क्या स्टेप्स हैं फॉर्मल एनालिसिस के लिए, हम उसको देख रहे हैं। Decide a parameter or parameters including the input size, right? So important point ये है कि हमने बिना देखे हर एक चीज को n नहीं लिख देना है एनालिसिस करते वक्त। हमने जो है वो पहले डिसाइड करना है कि किन पैरामीटर्स की फॉर्म में इसके जो हम रनिंग टाइम को या एसिम्प्टोटिक टाइम को हम डिफाइन करेंगे। फॉर इंस्टेंस वो क्विज वाली क्वेश्चन को अगर हम याद करें तो वहाँ पी क्यू आर एस की फॉर्म में जो है मैट्रिसेस के ऑर्डर थे। तो अगर आपसे मैंने उस वक्त भी कहा था क्विज के वक्त, आप सब कुछ लोगों ने जो है एन की फॉर्म में ही सारा काम करते, तो यू नीड टू डिफाइन एन। सो या तो फिर आप जिन पैरामीटर्स आपके सूडो कोड में दिए हुए आप उसी फॉर्म में फिर रखें बात को, कि पी क्यू आर एस की फॉर्म में आप जो है वो अपना रनिंग टाइम डिफाइन करें। अगर n के अलावा इनपुट साइज के अलावा और कोई चीज मौजूद है तो आप उसको भी जो है वो कंसिडर करेंगे। सेकेंडली हमने जो अब तक बात देखी कि वी नीड टू आइडेंटिफाई द एल्गोरिथम्स बेसिक ऑपरेशन। एल्गोरिथम का बेसिक ऑपरेशन एक्चुअली क्या काम मेरे पास कर रहा होगा कि सर रूल इट इज लोकेटेड इन द इनर मोस्ट लूप्स, यानी मैं एल्गोरिथम के अंदर वो लूप आइडेंटिफाई कर लूं जो सबसे ज्यादा टाइम चल रही है। जैसे इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कोड की अगर मैं बात करूं, सो इस कोड के अंदर ये पूरा कोड मेरे सामने लिखा हुआ है। मुझे पता है कि इसमें जो सबसे ज्यादा दफा जो लूप चलनी है वो ये के वाली लूप में जो है वो सबसे ज्यादा दफा चलना है, थर्ड लूप में। सो फॉर जनरल टेक्निक कि मुझे कोई अगर फॉर्मल एनालिसिस नहीं चाहिए, मैं कोड देख के से उसके एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी बतानी, तो मैं ये तलाश करूं कि वो कौन सी लूप है जो सबसे ज्यादा दफा चलनी है, या वो कौन सी लाइन है एल्गोरिथम के अंदर जिसने सबसे ज्यादा दफा चलना है। और ये एक्चुअली लाइंस कहाँ पे मौजूद होंगी, ये इनर मोस्ट लूप्स के अंदर जो है वो जनरली मौजूद होती हैं ये लाइंस। So check whether the number of identify the this is called the basic operation. It's located in the innermost loop. So actually basic operation क्या है, जो यहाँ operation से मुराद है कॉमन की, this is actually the basic operation। ये जो लाइन मेरे पास ये सम अप कर रही है ये बेसिक ऑपरेशन है। तो ये बेसिक ऑपरेशन कितनी दफा होना है ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। कितनी दफा होना है ये जो है मुझे ये थर्ड लूप का हेडर बता देगा जी ये इतनी दफा होना है। सो वो बेसिक ऑपरेशन में एल्गोरिथम के अंदर आइडेंटिफाई कर लूं कि बेसिकली क्या काम एल्गोरिथम के अंदर होने चाह रहा है और ये काम कितनी दफा होगा। यहाँ पे क्या होना था, बेसिक ऑपरेशंस क्या है मेरे पास, ये मल्टीप्लाई होने के बाद इसमें जो है वो सम अप होना है। तो ये एक्चुअली बेसिक ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन और ये समेशन। ये काम कितनी दफा होना है मैंने ये कैलकुलेट करना है। सो कितनी दफा होना है ये बात जो है वो थर्ड लाइन में लिखी हुई है। चेक वेदर द नंबर ऑफ टाइम द बेसिक ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड डिपेंड ओनली ऑन द साइज ऑफ द इनपुट इफ इट इज आल्सो डिपेंड ऑन सम एडिशनल property, the worst case, average case, and necessarily best case efficiencies have to be investigated separately. Although we have discussed कि हम average cases को अमूमन ignore कर देते हैं because average case भी sometimes इतने ही बुरे होते हैं जितने worst case होते हैं, और average cases को calculate करना निस्बतन काफी मुश्किल काम होता है because मुझे फिर वहाँ statistical analysis करना पड़ता है कि अच्छा हर input, जैसे मिसाल के तौर पे हमने array sorting के ऊपर बात की थी कि अगर मुझे जो है वो insertion sort apply करना है तो अब एवरेज केस में कैसे निकालूंगा, अगर 10 इनपुट की एरे मौजूद है, 10 एलिमेंट की एरे मौजूद है,
तो इसके पॉसिबल जो 10 कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस बनाऊं और उन पे जो स्टेप्स लगे हैं, पहले कॉम्बिनेशन पे कितने स्टेप्स में सॉल्व हुआ, दूसरे कॉम्बिनेशन जो है वो कॉम्बिनेशन में कितने स्टेप्स पे, तीसरे कॉम्बिनेशन पे, और से 10 के 10 कॉम्बिनेशंस पे कितने कितने स्टेप्स पे सॉल्व हुआ, उन सब का फिर मैं अगर एवरेज ले लूं, यानी उन सबको सम अप करके डिवाइड बाय 10 कर लूं, तो आई विल गेट द एवरेज केस टाइम. So it is obviously difficult, और फिर ये इनपुट साइज जितना बढ़ता जाएगा उतने कॉम्बिनेशंस बढ़ते जाएंगे. So that's why हम बजाय एवरेज केस के जो है वो वर्स्ट और बेस्ट केस एनालिसिस कर लेते हैं. समटाइम हमने ये बात इनिशियली भी डिस्कस की थी, बेस्ट केस एनालिसिस भी जो है वो बोगस ही होता है हमारे पास, बिकॉज वो सिर्फ एक केस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जब ऐसा हो जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा. सो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्स्ट केस होता है. एवरेज केसेस भी समटाइम इतने ही बुरे होते हैं जितने वर्स्ट केस होते हैं, इसलिए हम वर्स्ट केस पे ज्यादा ध्यान देते हैं. दैट्स वाई जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे, जब आपसे कहा जाता था भाई इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती थी, आप सिर्फ एक ही बात करते थे, वहां कोई अगली बात ही नहीं करते थे. आप कहते थे भाई इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ एन होगी, या इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर होगी, यानी आप सिर्फ वर्स्ट केसेस की बात करते थे. एंड इट इज ट्रू कि वर्स्ट केस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, कि वो मुझे एक अपर बाउंड दे देगा. लेकिन we have the other analysis technique as well, in best case, average case. लेकिन worst case is the most important one. Step number 4 is set up a sum expressing the number of lines. The algorithm basic operation is executed, यानी it is about कि हम जो है उसको sum up करें कि ये लाइन कितनी दफा चली, बेसिक ऑपरेशन कितनी दफा चली. आपको याद होगा जब हमने इनिशियली इंसर्शन सॉर्ट किया था तो हमने कुछ फॉर्मूला व्हाइल लूप का जो भी देखा था, व्हाइल लूप को हम कैसे जो है वो एनालाइज करते थे. हमने फिर ड्राई रन करके देखा था कि अच्छा ये अगर बेस्ट केस मेरे पास मौजूद, वर्स्ट केस के लिए एरे रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड थी, तो पहली दफा कितने कंपैरिजन, दूसरी दफा कितने कंपैरिजन, तीसरी दफा, चौथी दफा कितने कंपैरिजन हो रहे हैं. और फिर हमने उसको जो है वो एक हमारे पास एक सीरीज बन गई थी 1 + 2 + 3 + 4. और फिर हमने कहा था अच्छा इस सीरीज के जो है ये फॉर्मूलाज कुछ होती थी, सारी चीजें अप्लाई करते हैं. सो वी हैव दिस प्लान. सो इन समरी, अगर हमें जो है वो सिर्फ एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है या चाहिए है, और हमें सिर्फ कोड दिए हुए हैं, और वी हैव नॉट रिक्वायर्ड कि आप फॉर्मल एनालिसिस करें, वी आर नॉट रिक्वायर्ड कि हम फॉर्मल एनालिसिस करें, तो फिर हम क्या काम कर सकते हैं कि हम जो है वो इनर लूप तलाश करें या मोस्ट बेसिक ऑपरेशन तलाश करें, और वो देख लें वो कितनी दफा चल रहा है, विच इज अंडर द मोस्ट इनर लूप, और उसको हम बता दें, उससे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये काम, ये एल्गोरिथम की एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी. हाँ, अगर उसके अंदर कोई इनडेफिनेट कंडीशंस मौजूद हैं कि कभी जो है इतनी दफा चलेगा, कभी इतनी दफा चलेगा, तो फिर हमें डिफाइन करने की जरूरत है बिग ओमेगा और बिग ओ दोनों की फॉर्म में, कि बेस्ट केस में इतनी दफा चलेगा, वर्स्ट केस में ये इतनी दफा चलेगा. और अगर ऐसी कोई बात नहीं है, सो वी कैन सेफली राइट बिग थीटा कि ये हमेशा ही इतनी दफा चलेगा. और अगर फॉर्मल एनालिसिस चाहिए तो फॉर्मल एनालिसिस जैसे भी हमने तस्करा किया, हमें C1 C2 C3 हमें हर लाइन की कांस्टेंट कॉस्ट और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होगी, ये पर्टिकुलर लाइंस कितनी कितनी दफा चल रही हैं, एंड देन उनको सम अप करना होगा. सम करने के बाद एक एक्सप्रेशन बनेगी. उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें जो है कुछ कांस्टेंट्स की फॉर्म में, फॉर इंस्टेंस जो है वो an + an² + bn + c, कुछ इसके सिंपली फॉर्म्स जो है वो बना के, और उसको जो है फिर हमें फाइनली बताना होगा कि इसका रनिंग टाइम जो है वो कुछ इस तरह का होगा, where a b c are some constants. Right. So we have seen कि हमने इसको बात को समराइज कर लिया कि किस तरह से हम आइटरेटिव या नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम्स को एनालाइज कर सकते हैं. तो अगर यहाँ कोई सवाल है तो हम उसके ऊपर फिर मजीद बात कर सकते हैं. नहीं, एवरेज केस रोहा मास्टर्स में भी नहीं पढ़ाते. वजह ये है कि एवरेज केस एनालिसिस भी इतना ही बुरा होता है जितना वर्स्ट केस एनालिसिस होता है. सो वी यूजुअली अवॉइड एवरेज केस एनालिसिस अनटिल अनलेस वी आर रिक्वायर्ड टू डू सो. और हमें ये कब मांगा जाता है कि जब वर्स्ट केस निकालना जो है हमारे लिए मुमकिन नहीं रहता, तो फिर हम एवरेज केसेस की तरफ आ जाते हैं कि हम वर्स्ट केस नहीं बता सकते कि ज्यादा से ज्यादा दफा कितनी दफा चलेगा, देन हम जो है फिर एवरेज केसेस कैलकुलेट करने की जहमत बनवाते हैं. नहीं तो एल्स हम तमाम केस में वर्स्ट केस अपर बाउंड में मिल जाते हैं. जहां हमें ये वर्स्ट केस के बारे में इंडेफिनिट होते हैं, हम श्योर नहीं होते, देन जो है फिर हम एवरेज केस के बारे में आ जाते हैं. एवरेज केस कोई इतनी बड़ी, यानी कोई कॉन्सेप्ट में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है उसको कैलकुलेट करना. ये कॉन्सेप्ट तो सिंपल है. जैसे हमारे पास एवरेज होता है, एवरेज क्या होता है कि मेरे पास तमाम जो भी पॉसिबिलिटीज हैं
उन सबको मैं सम अप कर लूं, तमाम पॉसिबिलिटीज में जो रनिंग टाइम है उन सबको सम अप कर लूं और उनको डिवाइड कर लूं जितनी वो पॉसिबिलिटीज मौजूद थी। अगर 10 पॉसिबिलिटीज मौजूद थी तो मैंने 10 से डिवाइड कर लिया और जो है वो तो एवरेज निकालना में कोई कॉन्सेप्चुअली कोई ऐसी बात नहीं है कि विच इज हार्ड टू अंडरस्टैंड जिसको बैचलर लेवल पे डिस्कस ना किया जाए, लेकिन द प्रॉब्लम इज इट रिक्वायर्स सो मच टाइम एंड इट इज लेंथी वर्क, सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज अवॉइड, यानी हम जो है वो प्रैक्टिकली भी जब किसी एल्गोरिथम का एनालिसिस कर रहे होंगे सो वी यूजुअली अवॉइड एवरेज केस एनालिसिस, कि क्यों हम इसके ऊपर इतनी जो है वो मेहनत करें और फाइनली वो इतना ही बुरा रिजल्ट आए जितना वर्स्ट केस, सो व्हाई नॉट इफ वी कुड इजीली आइडेंटिफाई द वर्स्ट केस टाइम, तो हम इसी पे बात कर लें। until unless we are required to do so कि हम एवरेज केस एनालिसिस ही हमें चाहिए, और यानी ये बात इसमें इसलिए ज्यादा मायने खेज नहीं होती। आपने एक एल्गोरिथम दिया जो वर्स्ट केस में जो है वो n क्यूब टाइम चलता था और एवरेज केसेस में जो है वो आपने किसी क्लाइंट को वो कोई प्रोग्राम बना के दिया जो एवरेज केसेस में जो है वो n स्क्वायर टाइम लेट से चल रहा है। सो ऑल्दो ऐसा नहीं होता, वो तकरीबन उतना ही बुरा आ जाता है। क्योंकि कुछ केसेस जो है वो वर्स्ट केस की तरफ उसको खींच लेते हैं। चलो हम कंसीडर कर सकते हैं n क्यूब और n स्क्वायर टाइम चल रहा है। आपने कस्टमर को कहा जी ये जो है इसकी एवरेज केस n स्क्वायर है, कस्टमर का इसका मतलब क्या होता है, आपने उसको समझाया कि ये n स्क्वायर का मतलब ये है कि जब तुम 10,000 एलिमेंट्स को जो है वो के ऊपर काम करोगे या ये एल्गोरिथम अप्लाई करोगे तो इसका मतलब 10,000 into 10,000 इतने स्टेप्स लगेंगे, और इतने स्टेप्स का मतलब है तुम्हारे पास ये मशीन मौजूद है और ये मशीन जो है वो एक साइकिल चलाने में इतना टाइम लेती है, इसकी प्रोसेसर की स्पीड ये है। चुनाचे आपने वो सारी कैलकुलेशन करके दे दी कि चुनाचे हर स्टेप जो है वो रफली इतनी साइकिल्स लेता है, तो आपके कंप्यूटर से जो है वो ये एल्गोरिथम से आप अपना प्रॉब्लम को, फॉर एग्जांपल आपने जीसीडी फाइंड करना है या आपने जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो आपने 10,000 के जो है वो इनपुट साइज के ऊपर n क्रॉस n या 10,000 क्रॉस 10,000 के मैट्रिक्स के ऊपर ये मल्टीप्लाई करके दे देगा मेरा जो है वो प्रोग्राम, वो जो है वो आंसर आपको लेट्स से जो है वो 10 मिनट के अंदर कैलकुलेट करके दे देगा, और ये आपने एवरेज केस के हिसाब से बता दिया। लेकिन उस क्लाइंट ने अपना पहले ही प्रॉब्लम ऐसा इनपुट करा दिया जो कि वर्स्ट केस की तरफ चला गया, तो उसको 10 मिनट के बजाय जो है वो 1 घंटा लग गया और रिजल्ट ही नहीं आया, तो उठाएगा भाई आपके तो एल्गोरिथम में प्रॉब्लम है, सो दैट्स व्हाई आपके जो प्रोग्राम में प्रॉब्लम है। सो आप फिर एवरेज के बजाय दैट्स व्हाई हम जो है वो वर्स्ट केस की ही डिस्कशन करते हैं कि वर्स्ट केस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और हम जो है वो वर्स्ट केस ही जो है वो बताते हैं कि वर्स्ट केस ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम लेगा, इसके अंडर में वो कितना भी टाइम लेने, हमें क्लाइंट इस बात से जरूर खुश रहेगा कि यार मुझे जो है वो प्रोग्रामर ने कहा था कि 1 घंटा लेगा तो मेरे पास 10 मिनट में रिजल्ट आता है, यार शायद प्रोग्रामर को अपने प्रोग्राम की कैपेबिलिटीज का अंदाजा नहीं था, वो इसमें यानी खुश रहेगा बजाय इसके कि उसको 10 मिनट कह के 1 घंटा लग जाए, 1 घंटा कह के उसको 10 मिनट में रिजल्ट आ जाएंगे तो वो इससे ज्यादा सेटिस्फाई होगा। तो दैट्स व्हाई हम जो है फिर जी जी कहिए सर ये 4th पॉइंट से दोबारा समझा दें। ओके, ये 4 पॉइंट का मतलब सिर्फ ये था कि आपको याद होगा हमने इंसर्शन सॉर्ट जब उसका कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते थे वर्स्ट केस के अंदर, तो अब हमारे पास एक वाइल लूप आ गई थी, उस वाइल लूप को विच इज अनडिटर्मिनिस्टिक लूप, तो हमने किस तरह से उसको एनालाइज किया था, हमने उसको ड्राई रन किया था कि अगर वर्स्ट केस मेरे पास इंसर्शन सॉर्ट के केस में क्या था कि मेरे पास एक रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड एरे है, तो उसमें हमने देखा था कितने कितने जो है वो स्टेप्स लगेंगे, पहली दफा में जो है वो एक स्टेप लग रहा था, दूसरी दफा में 2 स्टेप्स या 2 दफा स्वैपिंग हो रही थी, तीसरी दफा में वो वाइल लूप 3 दफा ट्रू हो रही थी। तो ये वाइल लूप टोटल कितनी दफा ट्रू हो रही थी, हमने कहा पहले स्टेप में 1 दफा, दूसरे स्टेप में 2 दफा, तीसरे स्टेप में 3 दफा, 4 दफा, और फिर हम इसको जो है वो सीक्वेंस बनाई थी, आपको याद होगा 1 + 2 + 3 + 4, और हमने कहा था भाई इस सीक्वेंस का सम तो जो है वो किसके बराबर होता था, n into n - 1 डिवाइडेड बाय 2, हमने फॉर्मूला सीक्वेंस सीरीज के लगाए थे। सो ये लाइन यही कह रही है कि either find a closed form formula for count or all the very least establish its order of growth। ठीक, सो हम कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए उनका एनालिसिस कर लें अगर हमें इसकी जरूरत है, राइट। सो ये अच्छा आपने 4th लाइन सॉरी कह रहे थे, मैंने 5th लाइन के ऊपर सारी डिस्कशन कर लिया, आई एम सॉरी। Set up a sum expressing the number of times the algorithm basic operation is executed। It's very simple। हमें जो है वो एक्सप्रेस करें कि नंबर ऑफ टाइम कितनी दफा वो लाइन जो है वो एल्गोरिथम का बेसिक ऑपरेशन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, कितनी दफा एल्गोरिथम का बेसिक ऑपरेशन, यानी ये बात शायद
इससे ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए कि ये हमने एक बात की थी, ये बेसिक ऑपरेशन है इस एल्गोरिथम का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के, तो हमें इसका सम मालूम करना है कि ये बेसिक ऑपरेशन एक्चुअली कितनी दफा कैलकुलेट हो रहा है, और ये इसी एल्गोरिथम का एक्चुअली एसिम्प्टोटिक टाइम मुझे बता रहा होगा। सर ये तो समझ आ गया कि चले हमने फॉर लूप से इसका निकाल लिया कितनी दफा चल रहा है, लेकिन अब इसका फिफ्थ से क्या ताल्लुक है ये दोबारा समझा दें, ये समझ नहीं आ रहा। इस लाइन का फिफ्थ से क्या ताल्लुक है, ऐसे Yes, कह रहे sir. हो लाइन 4 का? ओके, अगर देखो लाइन फिफ्थ ये बता रही है वो सम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं आप। लाइन नंबर 4 ये कह रही है भाई सम कैलकुलेट कर लें, लेकिन सम कैलकुलेट करेंगे कैसे? अब ये अच्छा तो अच्छा एक सही सही। डिटरमिनिस्टिक लूप थी, फॉर लूप थी, डायरेक्ट मैंने बता दिया। अगर वाइल लूप होती तो आप कैसे कैसे कर सकते हैं, ये वाली बात है लाइन नंबर 5 के अंदर। ठीक है सर। राइट, ओके, सो now let's talk about deterministic algorithm. हम जो सॉरी रिकर्सिव एल्गोरिथम्स के लिए कोई बात कर रहे हैं, चैट्स हैं उसको देखो आज नहीं नहीं अहमद अली आज हम क्विज नहीं ले रहे हैं। वैसे ही हम जो है काफी क्लास लेट स्टार्ट हो पाए हैं, सो उसको देख लेते हैं क्या करना है। आज हमारी एक्चुअली कुछ फैकल्टी मीटिंग भी है, सो होपफुली कुछ चीजें आज डिसाइड होंगी, फाइनल एग्जाम्स की प्री क्लियर पेपर घर से बजाय नहीं होंगे अभी तक, तो ये बात यही कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में आके होंगे। सो आज की मीटिंग में होपफुली काफी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ऑल्दो रजिस्ट्रार साहब की तरफ से एक ईमेल आ चुकी है और उस ईमेल के बकौल जो है वो 4th में हमने सेशनल मार्क्स को फाइनलाइज करना है। 7th में इज द लास्ट डेट फॉर कंडक्ट ऑफ क्लासेस, और 8 से लेके शायद 19 मई या 13 मई तक जो है वो फाइनल एग्जाम्स होंगे। सर यूनिवर्सिटी में कैसे हो और सकता अभी तक के हाँ मई की बात है, तो मई तक होपफुली कुछ कंडीशंस जो है वो सेटल डाउन हो जाए। 31 तक तो बंद है सब। 31 मई तक वो तो सिंध गवर्नमेंट का स्कूल्स के लिए ऐलान था ना? नहीं सर यूनिवर्सिटीज के लिए भी है, यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटीज और तालीमी इदारे। नहीं सर, ऑल अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में था। अच्छा, सो अभी तक बहरहाल हमें जो इनफॉर्मल डिस्कशंस हुई हैं उसके मुताबिक तो यही था कि यूनिवर्सिटी में ही लेंगे एग्जाम्स, लेकिन आज जरा मीटिंग हो जाए फॉर्मली, सो होपफुली हमारे पास क्लियर जो है वो सर हो आप जाएगा। मना कर बैन हो दीजिएगा जाएगी यूनिवर्सिटी। क्या मना कर दें? कि ये यूनिवर्सिटी में ना लें। अच्छा, तो वो घर से तो मेरा ख्याल है ज्यादा परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। नहीं वो तो देख लेंगे ना। देख लेंगे। अच्छा, सो सर मैं प्रोजेक्ट तो कब है, एवैल्यूएशन? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन भाई मैं तो आप लोगों से ये आज की मीटिंग के बाद और मैं फिर फाइनल नोटिफिकेशन आप लोगों को गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा या मैसेज भी इवन कर दूंगा। लेकिन बज़ाहिर तो 4th में तो अगर हमें सेशनल फाइनलाइज करना है तो 4th में से पहले पहले ही हमें जो है वो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन लेनी होगी। सो एक काम हम नेक्स्ट क्लास में ये तो करने जा रहे हैं कि आपके प्रोजेक्ट्स में जिसके प्रोजेक्ट में यानी आप लोग मैक्सिमम काम कर लें, और ये एक्टिविटी यकीनन मार्क्ड होगी। जिसने प्रोजेक्ट में जो काम कर लिया, मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा कि आपका इतना काम होना चाहिए या इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन आप मुझे एटलीस्ट अगली क्लास में हर ग्रुप से मैं इंडिविजुअली अपडेट ले लूंगा जूम मीटिंग के ऊपर ही कि आपके प्रोजेक्ट में आप किस लेवल तक और कहाँ तक पहुंच चुके हैं, सो दैट मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोग किस तरह टाइम किस स्टेप तक मौजूद है और आप लोगों को कितना टाइम और लगना चाहिए, और आपने कितना काम अब तक किया है या कुछ भी नहीं किया या अच्छा खासा हो गया। देन सर ये प्रोजेक्ट का पूछना था कि चेंज कर सकते हैं, असल में हमें प्रॉब्लम आ रही है। अल्लाह अकबर, अब इस वक्त चेंज करोगे भाई तो फिर बनाओगे क्या, कब बनाओगे? सर असल में हमने वो ASP का उठाया था, उससे पहले C# में काम किया था ना, तो ASP के अंदर वो डेटाबेस के जो रिट्रीव और वो सारा प्रोसेस है ना वो थोड़ा चेंज है। मैं तो पहले हमने ये समझा था कि वो C# जैसा ही होगा, तो उसमें वो प्रॉब्लम हमने बना तो लिया था, लेकिन अब वो थोड़ा बिल्कुल ही मतलब उसके मेथड वगैरह सब कुछ न्यू है, तो वो मतलब एक पूरा ट्यूटोरियल देख के फिर हम प्रोजेक्ट चेंज ना करें आप, अगर लैंग्वेज चेंज कर लें, टूल चेंज कर सर लें, इट्स लैंग्वेज ओके। तो C# ही है ना, तो अब हम हाँ चाह रहे थे अगर कर सकते हैं, मतलब हम बना तो लेंगे, हमने जो दूसरा सोचा है वो बिल्कुल C# नहीं है जैसे हम पहले करते थे, वही चीज है, अगर आप कहेंगे तो। नहीं आपका टॉपिक तो आप चेंज नहीं कर रहे ना? नहीं, अब जो नया के चेंज करने की कह रहे हैं उसमें तो डिफरेंट है ना सर, हम वो एल्गोरिथम से काम करना चाह रहे हैं। प्रोजेक्ट ही डिफरेंट कर रहे हैं। जी जी। नहीं यार ये तो परेशानी हो जाएगी। नहीं आप अब चलो खैर हम इसको डिस्कस कर लेंगे आफ्टर क्लास में। सर अभी इस क्लास के एंड में काम कर, इस क्लास के एंड में